तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2022 में आई मूवी सर्कस को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि जैसी ये मूवी है उस हिसाब से इसकी रेटिंग्स नीचे ही जाने वाली हैं, तो रेटिंग की बात करने का कोई मतलब नहीं है। आज फिर से आप आजाद हैं अपने मन से सब कुछ करने के लिए, इसलिए आज मैं कुछ भी करने को नहीं कहूंगा और सीधे आपको इस फिल्म की कहानी सुनाऊंगा। तो मूवी की शुरुआत में हम डॉक्टर रॉय जमनादास नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बाकी डॉक्टरों के साथ मिलकर चर्चा कर रहे होते हैं कि आने वाले समय में सरोगेसी संभव हो पाएगी, जिसमें कि वो लोग भी अपना बच्चा होने का सुख भोग पाएंगे जिनके बच्चे नहीं हो सकते। ये कहानी 90 की दशक की है, तो उस समय सरोगेसी जैसी चीजों पर कोई भी विश्वास नहीं करता था क्योंकि अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल था कि जब बच्चा किसी और के कोख में पलेगा तो खून भी तो उसका ही होगा। वहीं जमनादास का ये मानना था कि खून का रिश्ता होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो बच्चे के पालन पोषण से। डॉक्टर रॉय जमनादास और उनके मित्र जॉय जमनादास दोनों ही अनाथ थे और उन्हें किसी ने भी गोद नहीं लिया। तो वो जब बड़े हो गए तो जहाँ वो पले बड़े वही अनाथ आश्रम चलाने लगे। जॉय रॉय को बताता है कि जो A² और B² जुड़वा बच्चे हैं उन्हें 2 फैमिलीज अडॉप्ट करने को राजी हो गई है। तभी रॉय के दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर वो इन दोनों जुड़वा बच्चों की जोड़ी में से एक बच्चे की अदला बदली कर दे तो उसकी थ्योरी का टेस्ट हो सकता है, यानी कि A² का एक बच्चा B² में चला जाए और B² का एक बच्चा A² में। तो इस तरह वो सगे भाई नहीं रह जाएंगे और अलग अलग परिवार में पले बढ़ेंगे और कामयाब होंगे और एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे। तो तब जाके सबको समझ आएगा कि मायने खून के रिश्ते के नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ परवरिश के होते हैं। इस बात से जॉय सहमति नहीं जताता और यही कहता है कि ये गलत है क्योंकि जब ये बड़े होंगे और अगर कभी एक दूसरे से मिल गए तब तुम क्या बताओगे। रॉय कहता है कि वो खुद उन पर नजर रखेगा और जब ये बड़े हो जाएंगे तब मैं खुद ही इन्हें सच बता दूंगा कि उनके साथ क्या किया था। सारी रजामंदी होने के बाद पहली जोड़ी को गोद लेने आते हैं मिस्टर एंड मिसेस शिरॉय जो कि बैंगलोर में रहते थे और उनका काफी अच्छा खासा बिजनेस था। और वहीं दूसरी जोड़ी को गोद लेते हैं मिस्टर एंड मिसेस चौहान जो कि ऊटी में सर्कस चलाते थे। दोनों ही माँ बाप अपने बेटों का नाम रॉय और जॉय रखते हैं क्योंकि रॉय जमनादास और जॉय जमनादास की वजह से ही उन्हें ये बच्चे गोद लेने को मिल पाए थे। अब 7 साल बीत जाते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं और डॉक्टर जमनादास बीच बीच में उनसे मिलते रहते थे ताकि वो अपनी थ्योरी से जुड़े विश्लेषण कर सकें। एक दिन सर्कस में बिजली के तार गिर जाते हैं तो रॉय अपने भाई जॉय को बचाने के लिए एक बिजली का तार अपने हाथ में ही पकड़ लेता है और अचंभित करने वाली बात ये थी कि उसमें करंट तब भी आ रहा था पर उसे करंट का कोई असर नहीं हो रहा था, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ जो रॉय बैंगलोर में रहता था उसे बिजली के झटके लग रहे थे, यानी कि जब जब ऊटी वाला रॉय बिजली के साथ खेलेगा तब तक बैंगलोर वाले को झटके लगेंगे, जिसका मतलब कि ऊटी वाले को तो कुछ नहीं होता था पर बैंगलोर वाले को सारे झटके सहने पड़ते थे। बैंगलोर वाले रॉय को मैं रॉय 2 बोलूंगा और ऊटी वाले को रॉय 1, ताकि बार बार मुझे बैंगलोर वाला या ऊटी वाला रॉय ना बोलना पड़े। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 के माता पिता एक सड़क हादसे में मारे जाते हैं, तो अब सर्कस की सारी जिम्मेदारी वही उठा लेता है और सर्कस को चलाते हुए वो बन जाता है इलेक्ट्रिक मैन, मतलब कि वो अपने सर्कस के शो के आखिर में खुद आता था और करंट दौड़ते नंगी तारों को पकड़ के सबको करतब दिखाता था, जिस वजह से उसका शो और वो ऊटी में बहुत फेमस हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ रॉय 2 भी बड़ा हो चुका था और जब भी रॉय 1 बिजली के तारों को पकड़ता तो रॉय 2 को बिजली के जोरदार झटके लगते, जिसे सहने की उसे आदत तो हो गई थी लेकिन आसपास वाले उससे परेशान हो जाते थे। रॉय 2 नोटिस करता है कि 2 लोग उसका पीछा कर रहे हैं पर वो जब भी उनके पास जाने की कोशिश करता तो वो लोग भाग जाते। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर जमनादास रॉय 1 से मिलने आते हैं और कहते हैं कि अब तुम्हारी शादी को 5 साल हो गए हैं तो तुम मेरे साथ अनाथ आश्रम चलो। यहाँ हमें पता चलता है कि रॉय 1 की धर्मपत्नी माला कभी माँ नहीं बन सकती, इसीलिए वो चाहती थी कि वो अनाथ आश्रम से बच्चा गोद ले लें, लेकिन इस बात के लिए रॉय 1 तैयार नहीं था क्योंकि उसका मानना था कि अपना खून अपना होता है और किसी और का बच्चा गोद लेना और उसे पालने से खून का रिश्ता कभी बदल नहीं पाएगा। उसे लग रहा था कि वो अपने माता पिता का सगा बेटा है, पर उसे क्या ही पता था कि जो उसकी सोच है वो उसकी सच्चाई से बिल्कुल अलग ही है। अब हम रॉय 2 को देखते हैं जो कि अपनी प्रेमिका बिंदु के साथ प्यार के फूल खिलाने में व्यस्त होता है और आगे चलकर उसी के साथ फूल जैसे बच्चे करने के भी सपने देख रहा था। उन दोनों में गुटरगू चल ही रही होती है कि तभी रॉय 2 को फिर से वही 2 आदमी दिखाई पड़ते हैं जो उसका पीछा करते रहते थे। तो यहाँ पता चलता है कि वो बिंदु के पिताजी हैं और दूसरा आदमी उनका वफादार नौकर है। रॉय 2 और पिताजी की मुलाकात कुछ अच्छी नहीं जाती क्योंकि जब वो उनसे मिलता है तो उसे करंट लगने के दौरे पड़ने लगते हैं और साथ ही साथ पिताजी भी उसके चपेटे में आ जाते हैं, तो मामला थोड़ा गड़बड़ा जाता है।
पिताजी उसका पीछा इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्होंने ऊटी में रॉय 2 को किसी और लड़की के साथ देखा था, इसलिए वो सच पता लगाना चाहते थे कि कहीं उनका होने वाला दामाद धोखेबाज तो नहीं। और आप सभी समझ ही गए होंगे कि उन्होंने ऊटी में रॉय 1 को अपनी पत्नी के साथ देखा होगा, पर वो उसे रॉय 2 समझ बैठे। बिंदु के पिताजी रॉय 2 की माताजी से मिलकर रिश्ता पक्का कर देते हैं। तभी यहाँ पता चलता है कि रॉय 2 ऊटी जा रहा है, तो अब पिताजी को फिर से उस पर शक होने लग जाता है कि कहीं ऊटी में इसका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। रॉय 2 की माताजी डॉक्टर जमुना दास को खबर देती हैं कि उसकी शादी तय हो गई है और वो कुछ काम के लिए ऊटी जा रहा है। अब ये खबर सुनकर डॉक्टर साहब घबरा जाते हैं कि कहीं ऊटी में दोनों की आपस में मुलाकात न हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो सब गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए वो ऊटी के लिए निकल जाते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉय 2 अपने भाई जॉय 2 के साथ ट्रेन में सवार होकर ऊटी के लिए रवाना हो जाता है और उनके पास 5 लाख रुपए थे, क्योंकि वो वहाँ पर कोई डील करने के लिए जा रहे थे। तभी उसी ट्रेन में मोमो, चिक्की और मैंगो नाम के 3 चोर चढ़ते हैं, जिन्हें खबर मिल जाती है कि रॉय 2 के पास खूब सारे पैसे हैं, तो वो उन्हें चुराने का सोच लेते हैं। रात में जब सभी लोग सो जाते हैं तो मोमो पैसे चुराने के लिए उनके पास जाता है। तभी रॉय 2 को बिजली के झटके लगना शुरू हो जाते हैं और उसके चपेटे में मोमो भी आ जाता है, जिसके चलते उसके शरीर में मौजूद सभी पुर्जे ढीले पड़ जाते हैं। तो वो चोरी करने का प्लान भूलकर वहाँ से भाग खड़ा होता है। अब अगली सुबह जब रॉय 2 और जॉय 2 ऊटी के रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात एक पुलिस वाले से होती है, लेकिन वो दोनों तो उनसे पहली बार ही मिल रहे थे। तो दोनों लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये लोग हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं जैसे हमें पहले से ही जानते हो। अब दोनों लोग एक होटल में रुकने जाते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात होटल के मालिक डाकू बगीरा से होती है। वो पहले डाकू था, लेकिन फिर खुद को सुधारने के लिए उसने होटल खोल लिया और वो और उसके साथी सब उसी होटल में काम करने लगे। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 और माला में झगड़ा चल रहा होता है, क्योंकि रॉय 1 ने वादा किया था कि वो उनकी सालगिरह पर अनाथ आश्रम चलेगा, पर अब वो अपने वादे से मुकर रहा था। माला रॉय से नाराज हो जाती है, तो रॉय सोचता है कि वो उसे गले का हार गिफ्ट कर देगा, जिससे कि वो खुश हो जाएगी। तो वो हार लेने के लिए अपने भाई और सर्कस में काम करने वाली लिली नाम की लड़की के साथ सुनार की दुकान पहुंच जाता है और हार बनाने का ऑर्डर दे देता है। उधर रॉय 2 जहाँ जहाँ भी जा रहा था सब उसे बस यही कह रहे थे कि उन्होंने उसे कहीं देखा है, और वो बस सोच में पड़ा होता है कि इस अनजान शहर में आखिर सब उसे कैसे जानते हैं। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 एक कैफे में जाता है, जहाँ पर खूब नाच गाना हो रहा था। तो वो अपनी असली बीवी दीपिका, जो कि इसमें सिर्फ डांस करने के लिए हैं, उनके साथ खूब मस्त मौला होकर नाचता है। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ खाना खाने के लिए रॉय 2 आता है, तो वहाँ सभी लोग उसे रॉय 1 समझकर उसके डांस की तारीफ करने लग जाते हैं। तभी वहाँ रॉय 1 की चाची आ जाती हैं और वो देखती हैं कि वो माला को नाराज करके यहाँ मौज मस्ती काट रहा है, तो वो रॉय 2 और जॉय 2 को जबरदस्ती घर लेके चली जाती हैं। रॉय 2 को लगने लगता है कि जो लोग ट्रेन में पैसा चुराने आए थे ये सब उसी गैंग के लोग हैं और उनका पैसा चुराना चाहते हैं, इसीलिए वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पर मोमो अपने चेलों के साथ आ टपकता है पैसों को चुराने के लिए। ये सब चल ही रहा होता है कि तभी फिर से रॉय 2 को बिजली के झटके लगना शुरू हो जाते हैं और मोमो फिर से उसके चपेटे में आ जाता है, तो वो दोबारा से वहाँ से पतली गली पकड़ के भाग निकलता है। चाची पूरे घर को बंद करके घर की लाइट भी बंद कर देती हैं ताकि दोबारा कोई चोर अंदर ना आने पाए। अब रॉय 1 और उसका भाई जब घर आते हैं तो देखते हैं कि घर में ताला लगा है और लाइट भी बंद है, तो वो सोचते हैं कि माला ने नाराजगी की वजह से ऐसा किया है ताकि वो घर के अंदर ना आ सके। तभी वहाँ पर बिंदु के पिताजी रॉय 1 के सामने प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें शक था कि ऊटी में रॉय 2 का किसी पराई महिला के साथ चक्कर चल रहा है, पर वो रॉय 1 को रॉय 2 समझकर उससे ही बहसबाजी करने लग जाते हैं। रॉय 1 का दिमाग खराब हो जाता है और उनसे मारपीट करते हुए उन्हें भगा देता है। अब हम देखते हैं कि मोमो अपने सीनियर बॉस पोल्सन दादा के पास जाता है और उसके साथ जो भी हुआ वो पूरी कहानी बताता है। तो अब पोल्सन दादा निकल पड़ते हैं बदला लेने के लिए। अब हम देखते हैं कि बिंदु के पिताजी डाकू बगीरा के होटल में रहने के लिए जाते हैं और थोड़ी देर बाद रॉय 1 भी उसी होटल में रहने के लिए आ जाता है, क्योंकि घर में तो उसे एंट्री मिल नहीं पाई थी। अब अगली सुबह रॉय 2 और उसका भाई मौका पाते ही घर से बाहर निकल जाते हैं, तो रास्ते में उन्हें सुनार मिल जाता है और उन्हें ही गले का हार पकड़ा देता है। इधर रॉय 1 होटल से निकल जाता है और उसका सामना होता है पोल्सन दादा से। तो पोल्सन दादा अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं, पर इस बार उनका सामना असली वाले इलेक्ट्रिक मैन से हुआ था। तो रॉय 1 उसे जोरदार बिजली के झटके देता है, जिससे कि उसकी पूरी दादागिरी बाहर निकलकर जमीन पर गिर जाती है। फिर उसके बाद वो हार लेने के लिए दुकान जाता है, तो पता चलता है कि उन्होंने हार तो पहले ही दे दिया है, पर हार तो रॉय 2 के पास था। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 अपने सर्कस में शो करने के लिए रेडी हो रहा होता है। तभी वहाँ पर बिंदु और उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे रॉय 2 समझकर उस पर भड़कना शुरू कर देते हैं कि वो माला और
बिंदु को धोखा दे रहा है। अब यहाँ पर पूरी तरह से भसड़ मच जाती है, क्योंकि अब रॉय 1 पर इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं कि माला मां नहीं बन सकती थी, इसलिए उसने बिंदु से चक्कर चलाया ताकि उसके द्वारा बच्चे हो सकें। उधर रॉय 2 को जो गले का हार मिला था उसे पुलिस को सौंपने के लिए जा रहा होता है कि तभी उसे सर्कस के सामने अपना ही पोस्टर दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि मेरे शक्ल के जैसा यहाँ पर दूसरा इंसान और कौन है। वो सर्कस के अंदर जाता है तो अब यहाँ पर सारा राज खुल जाता है कि रॉय 1 रॉय 2 का हमशक्ल है और जॉय 2 जॉय 1 का। अब सभी के मन में जो भी संदेह था वो पूरी तरह से क्लियर हो जाता है और जो भी गलतफहमी पैदा हुई थी वो सब खत्म हो जाती है। तभी वहाँ पर डॉक्टर जमुना दास आ जाते हैं और वो सारी बात बता देते हैं कि उन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से इतनी भसड़ मची। रॉय उनसे कहता है कि आपने इतने सालों से हम 2 भाइयों को अलग रखा, तो क्या आपको लगता है कि आपका यह एक्सपेरिमेंट करना ठीक था? डॉक्टर जमुना दास कहते हैं कि मैं तुम चारों के जरिए दुनिया को वो सच बताना चाहता था जो वो सुनना भी नहीं चाहते। लोग जात धर्म खून को परखने में इतना जुट गए हैं कि उसके पीछे छुपे इंसान को वो देख ही नहीं पाते। तुम लोगों का खून एक ही होने के बावजूद तुम्हारी परवरिश अलग अलग घर में हुई जिनका तुम्हारे साथ खून का कोई रिश्ता नहीं, फिर भी तुम चारों इतने काबिल इतने होनहार निकले। तो अब लोगों को समझ आएगा कि मायने सिर्फ और सिर्फ परवरिश के होते हैं। तो हो सकता है शायद अनाथ बच्चों को लेकर लोगों का देखने का नजरिया बदल जाए। अब हम देखते हैं कि रॉय 1 और माला अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले ही लेते हैं, क्योंकि अब रॉय 1 को भी वो बात समझ आ गई थी जो डॉक्टर साहब समझाना चाह रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि अंधेरी रात में 5 बच्चे अनाथ आश्रम के बाहर खड़े होते हैं जो कि अनाथ थे और इस अनाथ आश्रम में रहने की जगह चाहते थे। जॉय जमुना दास उनसे उनका नाम पूछते हैं तो सभी एक एक करके नाम बताते हैं कि मेरा नाम है गोपाल, लक्ष्मण, माधव, लक्ष्मण और लक्की। और फिर वो सभी जमुना दास आश्रम में रहने के लिए अंदर चले जाते हैं और इस मूवी को गोलमाल मूवी से कनेक्ट करते हुए मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये जो मूवी है उसके बारे में अगर बात भी करना चाहूँ तो मुझे ऐसा कुछ मिला ही नहीं कि जिस पर बात की जा सके, क्योंकि इस फिल्म में ऐसा कुछ था ही नहीं जो दिमाग में जाए, बल्कि इसकी कहानी दिमाग के आजू बाजू घूमकर कहीं हवा में विलुप्त हो गई। जब ये मूवी खत्म हुई तो मैं सोचता रहा कि आखिर मैंने क्या सोचकर इस मूवी को देखने का सोचा था। अगर मुझे एक्सप्लेन ना करना होता तो इसे मैं 15 मिनट भी देखना पसंद नहीं करता। मैं अपने एक घनिष्ठ मित्र के साथ इसको देखने गया था और हम बस एक दूसरे का मुंह ही ताकते रह गए कि आखिर क्या ही चल रहा है। मैं पूरे मन से चाहता था कि कोई अच्छा सा कॉमेडी सीन आए जिस पर मैं हंस पाऊं, क्योंकि इसके पहले मैंने राम प्रसाद की 13वीं देखी और उससे पहले गुड बाय देखी थी, तो मन वैसा ही उदास सा था। तो सोचा अब कॉमेडी मूवी देखकर मन हल्का होगा, लेकिन उल्टा और भारी हो गया। जब इस फिल्म का ट्रेलर देखा था तभी समझ आ गया था कि ये फिल्म कुछ कमाल तो नहीं करने वाली, लेकिन क्या ही पता था कि ये इतनी ज्यादा बुरी साबित होगी कि 2 घंटे 15 मिनट झेलना भी मुश्किल हो जाएगा। मान सकते हैं कि रोहित शेट्टी ने इस फिल्म को ये सोचकर बनाया कि इसे सह परिवार के साथ देख पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम इस फिल्म को देखने के बजाय पूरा परिवार इकट्ठा होकर बातें करें तो इस फिल्म में जितनी कॉमेडी थी उससे कई गुना ज्यादा हंसी मजाक और कॉमेडी आपस में ही बतियाकर हो जाएगी। फिल्म में जो कॉमेडी का तड़का लगाया गया है वो 2022 के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था और थोड़े बहुत सीन्स तो पुरानी मूवीज के ढापे हुए लग रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पर आप करंट लगने वाला सीन ले लीजिए। जब एक को करंट लगता है तो सभी धीरे धीरे उसमें चिपकते चले जाते हैं और सबको करंट लगने लगता है। अब आप ही बताइए कि ये सीन आपने पहले कहाँ देखा है। फिर एक और सीन कि जब एक भाई को कुछ होता है तो उसका असर दूसरे भाई को होता है, तो ये भी आपने कई सारी फिल्मों में देखा ही होगा। हंसाने के लिए काफी डायलॉग भी बोले गए हैं, जैसे कि हम अजीबो गरीब नहीं अजीबो अमीर हैं, तो इस पर हंसी आ जाना और लोटपोट हो जाना लाजमी तो नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये फिल्म क्या सोच के बनाई गई या जो सोचा गया वो बन भी पाया या नहीं। फिल्म का बेस्ट पार्ट वही था जब मूवी खत्म होने पर लिख के आने लग जाता है कि कौन कौन शामिल था इस फिल्म को बनाने में। तब जान में जान आती है कि चलो बला टली। इस फिल्म को देखकर लगा ही नहीं कि ये रोहित शेट्टी की फिल्म है, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे साजिद खान की हमशक्ल देख रहे हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही बोल रहा हूँ तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे थिएटर में जाके देखिए और फिर कमेंट करके बताइए कि आपको कैसी लगी। बाकी मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप अपना पैसा लगाकर इस फिल्म को देखने जाएं। साल के खत्म होते होते शायद इस साल की सबसे बेकार
कॉमेडी फिल्म देखी है जो कि शायद अब दोबारा देखना भी न चाहूं। इस फिल्म के गाने, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग, एक्टिंग, एक भी चीज ढंग की देखने को नहीं मिलती और लगता है कि शायद फालतू का ही पैसा पड़ा था और हाथ में खुजली मच रही थी खर्च करने की, तो इस फिल्म को ही बना डाला। वैसे जो लोग फिल्में बॉयकॉट करते हैं उनके लिए थोड़ा काम हल्का हो गया, क्योंकि ये फिल्म बॉयकॉट किए बिना ही फ्लॉप हो गई। मूवी की शुरुआत में डॉक्टर साहब ये साबित करना चाह रहे थे कि आने वाले समय में सरोगेसी एक अच्छा तरीका है जिससे कि कोई भी परिवार बिना बच्चे के नहीं जिएगा। लेकिन फिल्म के अंत होते होते डॉक्टर साहब का मोटिव पूरी तरह से बदल जाता है और कहते हैं कि वो ये साबित करना चाह रहे थे कि परवरिश ही सब कुछ है और अनाथ आश्रम में रह रहे बच्चों को देखने का नजरिया बदलेगा। तो जिस टॉपिक को लेकर मूवी की शुरुआत हुई वो अंत में बिल्कुल ही बदल गया और सरोगेसी की बात एकदम गायब ही हो गई। वीडियो के आखिर में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि ये रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी की सबसे बेकार फिल्म है और ये बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं जो गाड़ियों को उड़ाने और फोड़ने और एक्शन के लिए जाने जाते हैं और एक बहुत अच्छे कलाकार हैं जो अपनी एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं, पर दोनों ही अपनी कला का अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाए। यहाँ तक कि जो मंझे हुए कलाकार थे वो भी अपनी एक्टिंग से इस फिल्म को बचा नहीं पाए। वैसे ये फिल्म विलियम शेक्सपियर के प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है और मजे की बात यह है कि इसी प्ले पर आधारित 1982 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम है अंगूर, जो कि 1963 में आई 2 दूनी 4 की रीमेक है, जो कि उसी साल में आई बंगाली फिल्म भ्रांति बिलास की रीमेक है, जो कि विलियम शेक्सपियर के प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स पर आधारित है। आप अभी समझ नहीं पाए होंगे तो आपको मैं सही से समझाता हूँ। विलियम शेक्सपियर के प्ले कॉमेडी ऑफ एरर्स को आधार रखकर 1963 में बंगाली फिल्म भ्रांति बिलास बनाई गई। फिर उसी साल इसकी हिंदी रीमेक बनाई गई जिसका नाम है 2 दूनी 4। फिर इसके बाद 1982 में एक और बार हिंदी में ही रीमेक की गई जिसका नाम रखा गया अंगूर। फिर इसके बाद अब बनी है सर्कस, मतलब कि उस प्ले को लेकर इंडिया में 4 बार फिल्म बनाई जा चुकी है। आप समझ लीजिए कि एक ही फिल्म की सर्कस तीसरी रीमेक है जो कि बहुत बुरी साबित हुई। वहीं अंगूर फिल्म के बारे में पढ़ा तो वो इससे काफी बेहतर है। तो आप समझ ही सकते हैं कि सब गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद किसी अच्छी मूवी का ही एक्सप्लेनेशन आएगा जिसे देखकर आपको भी अच्छा फील हो। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्ते।